इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि ऑडिट होता क्या है, ऑडिट कितने तरह का होता है, कस्टमर ऑडिट किसे कहते हैं, सप्लायर ऑडिट किसे कहते हैं, ऑडिटर किसे कहते हैं, ऑडिटी किसे कहते हैं और ऑडिटर का क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, यह सब चीज़ हमने बात किया था इसके पहले वाले वीडियो में। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वह है सप्लायर ऑडिट चेकशीट के बारे में। इसके पहले वाले अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उसे देख सकते हैं या फिर आई बटन से देख सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। आइए अब हम बात करते हैं चेक पॉइंट को लेकर के। देखिए चेक पॉइंट में हमेशा थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है। देखिए चेक पॉइंट चाहे कस्टमर आपके यहाँ आकर के ऑडिट कर रहा है या के पास जाकर के ऑडिट करने जा रहे हैं, लगभग चेक पॉइंट सेम होता है। थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो सकता है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिया है चेक पॉइंट मैक्सिमम कवर करके लिया है और यह सफिशियंट है। अगर इतना आप तैयारी कर लेते हैं या अपने सप्लायर के पास जाकर के चेक कर सकते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला हमने चेक पॉइंट लिया है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में हम क्या चेक करते हैं? देखिए वहाँ पे अगर ऑडिटर आपके रूप में आप जा रहे हैं तो वहाँ आप चेक कीजिए कि आपके सप्लायर के पास ISO सर्टिफाइड है कि नहीं, IATF सर्टिफाइड है कि नहीं, और वो सर्टिफिकेट मिला है तो उसका वैलिडिटी कब तक है, और यह जब ऑडिट हुआ था IATF या ISO का उसमें कितने NC पॉइंट निकले थे, उसका क्लोजिंग हुआ है कि नहीं, यह सब चीज़ चेक किया जाता है मैनेजमेंट में। दूसरा पॉइंट हमने लिया है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या चेक पॉइंट करते हैं? देखिए इसमें पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेक कीजिए कि वहाँ पे किसका कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है जो कि आपको प्रोडक्ट को बनाते हैं। दूसरा चीज़ है क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव चेक कीजिए। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो है वह उनका प्लान वर्सेस एक्चुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ वहाँ पे देखिए कि वहाँ इंटरनल ऑडिट होता है कि नहीं, और इंटरनल ऑडिट में जो जो NC पॉइंट निकलता है उसको उन्होंने किस तरह से क्लोज किया है। और इसके साथ साथ आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कॉन्टीजेंसी प्लान भी आपको चेक करना है। यह रहा आपका दूसरा पॉइंट। आइए अब हम बात करते हैं EMS के बारे में, यानी कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए जिस तरह से ISO होता है उसी तरह से EMS का भी सर्टिफिकेट लिया जाता है, और आजकल स्पेशली ऑटोमोटिव सेक्टर में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है सर्टिफिकेट लेना। तो यदि आप अपने सप्लायर के पास जा करके चेक करते हैं तो यह भी देखिए कि वह कंपनी EMS सर्टिफाइड है कि नहीं, यानी कि ISO 14001 2015 सर्टिफाइड है कि नहीं, उसका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी आप चेक कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि जो फोर्थ पॉइंट हमने लिया है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसको हम NPD भी कहते हैं। NPD में हम क्या चेक करते हैं? देखिए आपका प्रोडक्ट जो है सप्लायर डेवलप करने वाला है, तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो प्रोडक्ट डेवलप होगा वह समय से होगा या नहीं होगा, इसके लिए कैसे प्लान बनाता है, किस तरह से वो कंप्लीट अपने एक्टिविटी को करता है, इस तरह से आपको रिव्यू करना है NPD। आइए दोस्तों हम बात करते हैं जो फिफ्थ हमने लिया है 4M चेंज का। 4M किसे कहते हैं? देखिए मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड को हम 4M कहते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर में। आपको यह देखना है कि प्रोडक्शन के दौरान यदि कोई स्पेशली अगर 4M में कोई चेंजेज की जाती है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, यानी कि उनका चेंज मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, वह कोई रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते, यह सब चेक किया जाता है। और 4M चेंज पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको आई बटन से देख सकते हैं या फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उससे भी आप देख सकते हैं। ये जो 6th नंबर में हमने लिया है वह लिया है ECN DCN कंट्रोल। ECN क्या होता है? देखिए इंजीनियरिंग चेंज नोट, और DCN होता है डिजाइन चेंज नोट। जब हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाता है और जब प्रोडक्शन में आ जाता है तो उसमें छोटे मोटा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जिसको हम चेंज करके हम उसको दूर कर सकते हैं। तो आपको ECN और DCN का भी कंट्रोल देखना है कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइए दोस्तों हमने जो 7th पॉइंट लिया है वह रिसिप्ट इंस्पेक्शन का लिया है। रिसिप्ट इंस्पेक्शन में क्या होता है? देखिए जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, कुछ चाइल्ड पार्ट की भी जरूरत पड़ती है जो बाहर दूसरे सप्लायर से आता है। तो उसका इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, उसका स्टोरेज कैसा होता है, उसमें क्या क्या चेक किया जाता है, उसको हम कहते हैं रिसिप्ट इंस्पेक्शन। सबसे पहले आप इसमें यह चेक कीजिए कि जो इनकमिंग मटेरियल आ रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका कोई स्टैंडर्ड है या नहीं है, वहाँ ड्राइंग है कि नहीं, किस तरह से वह
अपना सैम्पलिंग प्लान करते हैं, किस तरह से इंस्पेक्शन करते हैं, यह सब चीज़ चेक करना पड़ता है। इसके साथ साथ आप वहाँ का स्टोरेज सिस्टम देखिए कि जो मटेरियल आप कहीं इनकमिंग में आ रहा है वो उसका स्टोरेज सिस्टम क्या है, वहाँ पर फीफो सिस्टम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फीफो सिस्टम को कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो मटेरियल पहले आया वो पहले इशू होकर के प्रोडक्शन में जाएगा या असेंबली में जाएगा, उसे हम फीफो सिस्टम कहते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि सेल्फ लाइफ मटेरियल कौन कौन सा है। सेल्फ लाइफ कहते हैं कि बहुत सारा कुछ केमिकल आते हैं, कुछ जैसे रबर पार्ट आते हैं, कुछ केमिकल आते हैं जिसका सेल्फ लाइफ होता है, यानी कि कुछ महीनों या कुछ साल के बाद उसका डेट एक्सपायर हो जाता है। तो उसका भी लिस्ट आप चेक कीजिए कि ऐसा कौन कौन सा मटेरियल आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है जिसका सेल्फ लाइफ है और उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ लॉट ट्रेसेबिलिटी और आइडेंटिफिकेशन का मटेरियल का वो भी आपको चेक करना है कि यदि कभी फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम आती है उस पार्ट को लेकर के, तो कैसे हम ट्रेस कर सकें कि यह मटेरियल किस डेट में कौन सा बना है। आइए दोस्तों हम बात करें, जो 8 नंबर है वह है प्रोसेस कंट्रोल। देखिए हम इनकमिंग हमने कर लिया, मटेरियल स्टोर में चला गया, स्टोर वाले फिर उसको प्रोसेस करने के लिए लाइन पे देते हैं, असेंबली में देते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में देते हैं। उससे हम वहाँ का प्रोसेस जो होता है वह कैसे कंट्रोल किया जाता है, यह चीज़ चेक किया जाता है। प्रोसेस में जो डायमेंशन है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ आपको देखिए कि सप्लायर जो है पहले कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम आई है, उसका काउंटर मेजर जो सबमिट किया है उसके साथ साथ उसका सही ढंग से काउंटर मेजर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह भी देखिए। जो 9th हमने लिया है वह है वर्क स्टैंडर्ड या ऑपरेशन वर्क स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है, देखिए जब प्रोसेस होता है तो हर स्टेशन पे, हर प्रोसेस पे कुछ न कुछ स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शन टंगा हुआ रहता है, डिस्प्ले रहता है और उसी के अनुसार काम किया जाता है। तो आपको वहाँ पर यह देखना है कि वर्क स्टैंडर्ड उसका है कि नहीं, और वर्क स्टैंडर्ड जो बना है वह PQCS से और जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार उसमें चेक पॉइंट डाला हुआ है कि नहीं। इसके साथ साथ उसमें आपको ये भी देखना है कि सेफ्टी से रिलेटेड, यानी PPE या फिर सेफ्टी से शू पहना है कि नहीं, जो भी वहाँ की रिक्वायरमेंट है, हैंड ग्लोव्स पहना है कि नहीं, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आपको चेक करना पड़ता है वर्क स्टैंडर्ड में। आइए जो 10 नंबर का पॉइंट है वह है मेजरिंग इक्विपमेंट एंड गेज कंट्रोल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो वहाँ पे चेक करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट रहता है, इक्विपमेंट रहता है, गेजेज होता है। तो उसका आपको ये देखना है कि जो भी इक्विपमेंट वहाँ यूज हो रहा है उसका लिस्ट क्या है, उस लिस्ट के अनुसार वह कैलिब्रेशन हुआ है या नहीं है, ड्यू डेट फेल तो नहीं हो गया है, यह सब चेक किया जाता है आपको कैलिब्रेशन में, यानी मेजरिंग इक्विपमेंट एंड गेजेस का कंट्रोल में। उसके बाद 11 नंबर पर पॉइंट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसमें आपको यह चेक करना है कि जो प्लान वहाँ पर प्रोडक्शन का शेड्यूल मिलता है उसके अनुसार इनका कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। ऐसा कि नहीं है कि हम ऑर्डर दे दें और समय पे हमारा प्रोडक्शन न मिले, तो यह भी आपको चेक करना है। आइए अब हम बात करते हैं, जो 12 नंबर है वह फाइनल एंड इन प्रोसेस इंस्पेक्शन कंट्रोल का। कहने का मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है या प्रोसेस में बन रहा है उसके लिए कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं है, और वो स्टैंडर्ड में जो डायमेंशन है वह हम PQCS से रिलेटेड है कि नहीं है, यह सब चीज़ चेक किया जाता है आपको फाइनल एंड इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में। दोस्तों हम बात करते हैं, जो 13 नंबर पॉइंट हमने लिया है कंट्रोलिंग ऑफ नॉन कन्फर्मिंग पार्ट्स, यानी पार्ट का जो रिजेक्शन है उसका वह कंट्रोल कैसे करता है। देखिए कोई भी कंपनी है, रिजेक्शन तो होना ही होगा। यदि कोई सप्लायर कहता है, अगर ऑडिट करने जाते हैं और कहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिजेक्शन नहीं होता है, तो आप ये सही नहीं है। दुनिया की कोई भी कंपनी ऐसी नहीं आज तक हुई है कि जो कि 0-0 पे काम कर सके। चाहे 100 में 1 पीस निकलता हो, 1000 में 1 पीस निकलता हो, 1 लाख में 1 पीस निकलता हो, या 10 लाख में 1-2 पीस निकलता हो, रिजेक्शन तो होना ही होना है। इसलिए अगर कोई सप्लाई ऐसा कहता है तो उसको मानिए नहीं, वहाँ का रिजेक्शन का ट्रेंड दिखिए और किस तरह से रिजेक्शन ट्रेंड है और उसका क्या काउंटर मेजर लिया गया है। और इसके साथ साथ यह भी देखिए कि जो कस्टमर एंड पे रिजेक्शन होता है वह रिटर्न होके जाता है, उसका वो कैसे कंट्रोल करते हैं, उसका किस तरह से काउंटर मेजर बनाते हैं, किस तरह से एक्शन प्लान बनाते हैं, उनके पास कस्टमर रिटर्न रजिस्टर है कि नहीं, यह सब चीज़ चेक की कंट्रोलिंग ऑफ नॉन कन्फर्मिंग पार्ट में। आइए दोस्तों हम बात करते हैं, जो 14 नंबर में हमने लिया है मेंटेनेंस मैकेनिज्म में। देखिए कोई भी कंपनी जो है अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो कोई ना कोई मशीन पर प्रोसेस होता है, तो उस मशीन का क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, क्या उनका प्लान है, और क्रिटिकल कौन कौन सा स्पेयर पार्ट्स है जो कि अगर ब्रेकडाउन होने पर चाहिए,
यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्लान है कि नहीं, और उस प्लान के अनुसार मेंटेनेंस मशीन का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो 15 नंबर में हमने लिखा है लॉट ट्रेसेबिलिटी। लॉट ट्रेसेबिलिटी देखिए, जब हमारा पार्ट फाइनल बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसका ट्रेसेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर मार्केट में जा करके अगर फेल होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर ट्रेसेबिलिटी रहता है तो हम यह जान जाते हैं कि किस बैच कोड से कौन सा डेट में यह पार्ट बना था, वहाँ पे कौन सा मशीन पे बना था, कौन ऑपरेटर बनाया था, हर चीज़ पता चल जाता है लॉट मार्किंग का। तो आपको ट्रेसेबिलिटी यानी लॉट मार्किंग का देखना जरूरी है कि क्या उनका आइडेंटिफिकेशन है। 16 नंबर में है वह है ट्रेनिंग एंड स्किल मैट्रिक्स। देखिए, जब हमारा कोई प्रोडक्ट बनता है तो हर स्टेशन पे कोई ना कोई स्टेशन क्रिटिकल होता है, जिस पे डिफाइन किया जाता है कि कौन सा ऑपरेटर किस मशीन पे काम करेगा, वह ट्रेंड है कि नहीं है। तो ट्रेनिंग का और स्किल मैट्रिक्स बना है कि नहीं बना है, इस पॉइंट में हम चेक करते हैं। 17 नंबर में है सब सप्लायर कंट्रोल, यानी जिस तरह से हमारा सप्लायर है, कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट्स होता है जो कि उनको, उस सप्लायर को भी कोई सप्लायर है जिसे हम सब सप्लायर कहते हैं, उनके पास लिस्ट है कि नहीं, और उनका क्या सिस्टम है कि अगर कोई पार्ट आता है तो वो चेक करते हैं कि नहीं करते हैं। यह सब चीज़ देखा जाता है सब सप्लायर कंट्रोल। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं जो 18 नंबर पे हमने लिया है पॉइंट, वो है 5S ऑन शॉप फ्लोर। देखिए 5S क्या होता है, ये जैपनीज वर्ड है, सेरी, सिटोन, सीसो, सिकेट्सु, शिटसुके, ये 5 वर्ड होता है, जिससे कि जहाँ पे हमारा शॉप फ्लोर है, जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ पर यह मैकेनिज्म को हम जब अप्लाई करते हैं तो हमारा वहाँ का काम जो है बहुत ही सुचारू रूप से, सही ढंग से होता है। दोस्तों 5S पे भी हमने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं जो 19 नंबर है वह है प्रोसेस ऑडिट और प्रोडक्ट ऑडिट का। देखिए, कोई भी सप्लायर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वह अपना सेल्फ प्रोसेस ऑडिट और सेल्फ प्रोडक्ट ऑडिट करता है। तो उसमें हमें यह चेक करना है कि उसके पास प्लान है कि नहीं, और उस प्लान के अनुसार वह प्रोसेस ऑडिट कर रहा है कि नहीं, और उस प्लान के अनुसार प्रोडक्ट ऑडिट कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, हमने जो भी बात किया 18-19 पॉइंट को लेकर के, यह सफिशिएंट है किसी सेकेंड पार्टी ऑडिटर के लिए, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इससे कम या ज़्यादा पॉइंट हो सकता है। इसके लिए आपको बोधरेशन नहीं लेना है। इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के अनुसार। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें कि जो भी हमने ये चेक पॉइंट हमने लिया है, इसको किस तरह से मार्क्स दे करके, किस तरह से वैल्यूएशन किया जाता है किसी सप्लायर को, यह मैं बात करूंगा प्रैक्टिकली करके। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिए कि कैसे हम इसको प्रैक्टिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा करके हम किस तरह से ऑडिट करेंगे, और किस तरह से मार्किंग करते हैं, कैसे साइन अप किया जाता है, किस तरह से एनसी पॉइंट निकलता है, यह सब चीज़ हम बात करेंगे, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और यदि आपको यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।